हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर डेड मैन्स पाथ। डेड मैन्स पाथ मतलब मृत पुरुषों का, मृत व्यक्तियों का मार्ग। तो डेड मैन्स पाथ तो जो मृत व्यक्तियों का मार्ग, जैसे देखो चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि मृत व्यक्तियों का मार्ग कौन सा होता है। मृत व्यक्तियों को किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पाथ की आवश्यकता उनको नहीं होती है। जो लोग डेड हो गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं चाहिए होता है, कोई पाथ नहीं चाहिए होता है। तो ये क्या बताया गया है कि मृत पुरुषों का रास्ता, मृत पुरुषों का मार्ग। और इस चैप्टर के राइटर है चिनुआ अचेबे। तो चिनुआ अचेबे एक प्रसिद्ध नाइजीरियन एक नॉवेलिस्ट हैं और इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपनी पूर्वजों की जो बात है उसको वो माने हुए चलते हैं। अपने जो प्राचीन विचारधारा जिसको हम बोल सकते हैं, उन प्राचीन विचारधारा को वो फॉलो करते हैं। उस सारी चीज को वो इस जो मतलब इस चैप्टर के अंदर जैसे एक तरीके से बताया गया है कि जो मॉडर्न थॉट्स हैं उनको, और एक साइड में जो एंशिएंट थॉट्स हैं लोगों के, तो उनके बारे में बताया गया है। एक तरफ तो जो नए आधुनिक विचार है और एक तरफ है प्राचीन विचारधारा वाले लोग जो कि अपनी जो प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपरा है उस परंपरा को वो फॉलो कर रहे हैं। और जब थोड़ा सा भी उस परंपरा को अगर थोड़ा सा भी उसमें चेंज कर दिया जाए, अगर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, तो किस प्रकार से एक ट्राइबल वार की सिचुएशन वहां पे आ जाती है। ट्राइबल वार मीन्स कोई जनजातीय युद्ध की स्थिति वहां पे उस स्कूल की स्टोरी है, उस स्कूल के अंदर उत्पन्न हो जाती है। देखो स्कूल का क्या मतलब होता है। स्कूल के थ्रू हम इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि जो लोग हैं वो प्राचीन विचारधारा से अपनी जो प्राचीनता जो अपने मस्तिष्क में लिए हुए हैं वो वहां से बाहर निकले। इस चैप्टर के थ्रू यही बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो प्राचीन विचारधारा में जकड़े हुए जो लोग हैं, जो ओल्ड पर्सन्स हैं, वो इस कदर इससे जकड़े हुए हैं कि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। वो अपनी उस विचारधारा को वो एक्सेप्ट किए हुए हैं और उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और उसको फॉलो करते हुए अगर थोड़ा सा चेंज टीचर ने अगर उसमें कर दिया, अगर उनके ही लिए अगर थोड़ा सा चेंज अगर उन्होंने कर दिया, तो एक ट्राइबल वार की सिचुएशन वहां पे खड़ी हो जाती है, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। माइकल ओबीज होप्स वर फुलफिल्ड मच अर्लियर देन ही हैड एक्सपेक्टेड। कि जो माइकल ओबी है, इसके अंदर ये जो माइकल ओबी है वो एक टीचर है। टीचर के कैरेक्टर के अंदर इसमें इस चैप्टर के अंदर आया है। तो जो माइकल ओबी है उसकी होप्स मतलब उसकी जो आशाएं हैं वर फुलफिल्ड मतलब वो पूरी हो गई थी। मच अर्लियर बहुत पहले ही, देन ही हैड एक्सपेक्टेड कि उसने जो एक्सपेक्ट करी थी, उसने जो आशा रखी थी, उस आशा से बहुत समय पहले ही माइकल ओबी की जो आशाएं हैं, होप्स है, वो फुलफिल हो गई थी, पूरी हो गई थी। ही वॉज अपॉइंटेड हेडमास्टर ऑफ ड्यूम सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949। कि ही वॉज अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया गया था किस रूप में, हेडमास्टर के रूप में। ड्यूम सेंट्रल स्कूल कहाँ पे, जो ड्यूम सेंट्रल स्कूल है वहां पे इन जनवरी 1949। कि जनवरी 1949 में, जनवरी 1949 में माइकल ओबी को ड्यूम सेंट्रल स्कूल के अंदर हेडमास्टर पे अपॉइंट किया गया था। हेडमास्टर पे जो पद है उस पे नियुक्त किया गया था। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल, so the mission authorities decided to send a young and energetic man to run it। कि it had always been, कि ये जो स्कूल है वो always been मतलब हमेशा रहा, an unprogressive school किस रूप में, एक अनप्रोग्रेसिव स्कूल के रूप में रहा। एक अनप्रोग्रेसिव मतलब जिसकी प्रोग्रेस नहीं हो, जिसकी उन्नति नहीं हो, तो एक अप्रगतिशील स्कूल इसमें हम बोल सकते हैं। तो ये जो स्कूल है ड्यूम सेंट्रल स्कूल, वो हमेशा ही एक अप्रगतिशील स्कूल है, वो रहा था। सो द मिशन अथॉरिटीज, इसलिए जो मिशन अथॉरिटीज जो है, मिशन यहाँ पे जो मतलब ईसाई धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं, तो धर्माधिकारी उनकी बात चल रही है। तो इसलिए द मिशन अथॉरिटीज की जो मिशन अथॉरिटीज थी, जो धर्माधिकारी थे, उन्होंने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू सेंड, भेजना, अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन, एक युवा और एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा युक्त एक आदमी, टू रन इट, इसको रन करने के लिए, इस स्कूल को चलाने के लिए। तो बताया है कि इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल, की ये जो स्कूल है वो हमेशा से अनप्रोग्रेसिव रहा था, अप्रगतिशील रहा था। इसलिए मिशन अथॉरिटीज ने एक युवा और एक एनर्जेटिक मैन को इसे चलाने के लिए भेजने के लिए डिसाइड किया था। कि मिशन अथॉरिटीज ने निश्चय किया कि एक इसी स्कूल को चलाने के लिए एक युवा और एक एनर्जेटिक मैन है वो भेजा जाए।
तो ओबी एक्सपेक्टेड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी विद एंथुसियाज्म। तो जो माइकल ओबी है उसने एक्सपेक्टेड स्वीकार की दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को, विद एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब एकदम उत्साह के साथ में। तो उत्साह के साथ ओबी ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया। He had many wonderful ideas and this was an opportunity to put them into practice। कि he had many wonderful ideas, कि उसके पास बहुत से wonderful ideas थे, उसके पास बहुत से अद्भुत विचार थे। and this was an opportunity, और ये एक opportunity थी, एक अवसर था, to put them into practice, कि उसको प्रैक्टिस में लाने का, उसको व्यवहार में लाने का। जो उसके पास जो वंडरफुल आइडियाज थे उन आइडियाज को प्रैक्टिस में लाने का ये एक अवसर था, ये एक बहुत अच्छा अवसर था। He had sound secondary school education which designated him a pivotal teacher in the official records and set him apart from the other headmasters in the mission field। तो देखो he had sound secondary school education, कि उसने एक साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ले रखी थी। साउंड मतलब एक मजबूत, एक ठोस। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मतलब माध्यमिक स्कूल की शिक्षा को। तो उसने एक मजबूत माध्यमिक स्कूल शिक्षा को उसने लिया हुआ था। एक साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है वो उसने ले रखी थी, एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही मजबूत उसने माध्यमिक शिक्षा ले रखी थी। विच डेजिग्नेटेड हिम ए पिवटल टीचर इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि जिसने जो ये शिक्षा थी उस शिक्षा ने डेजिग्नेटेड मतलब उसको स्थापित कर दिया था, उसको एक पद प्रदान कर दिया था। किस रूप में? एक पिवटल टीचर के रूप में। पिवटल होता है एक आधारभूत, एक मूलभूत अध्यापक के रूप में। इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर इस शिक्षा ने उसे एक पिवटल टीचर के रूप में, एक आधार शिक्षक के रूप में उसको डेजिग्नेट कर दिया था, उसको मतलब एक इस रूप में उसको स्थापित कर दिया था। सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर हेडमास्टर इन द मिशन फील्ड, एंड सेट हिम अपार्ट मतलब उसको अपार्ट मतलब अलग रख दिया था। फ्रॉम द अदर हेडमास्टर्स, दूसरे हेडमास्टरों से, दूसरे प्रधानाध्यापकों से। इन द मिशन फील्ड, की मिशन फील्ड के अंदर, धर्म प्रचार के फील्ड के अंदर, धर्म प्रचार के क्षेत्र के अंदर उसे दूसरे जो हेडमास्टर है उनसे अलग रख दिया था। किसने? उस साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने, जिसने उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो पिवटल टीचर के रूप में डेजिग्नेट किया, एक आधार शिक्षक के रूप में उसको मतलब स्थापित कर दिया, और इस मिशन फील्ड के अंदर उसे दूसरे जो हेडमास्टर थे उनसे उसको अलग रख दिया था। मतलब ये थोड़ा अलग ही था। He was outspoken in his condemnation of the narrow views of these older and often less educated ones। कि he was outspoken, कि वो outspoken था, वो स्पष्टवादी था। in his condemnation, condemnation होते आलोचना, of the narrow views मतलब जो संकीर्ण व्यू होते हैं, संकीर्ण जो दृष्टिकोण होते हैं, संकुचित जो विचार होते हैं, ऑफ दीज ओल्डर एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वंस, कि ये जो ओल्डर, कि वो जो माइकल ओबी था वो आउटस्पोकन था, वो एकदम स्पष्टवादी था। कि इसके अंदर जो ओल्डर लोग थे मतलब जो पुराने और जो प्राय लेस एजुकेटेड थे, जो कम शिक्षित जो लोग थे, उनके नेरो व्यूज की आलोचना करने में, उनके संकीर्ण विचारों की आलोचना करने में वो एकदम आउटस्पोकन था, वो एकदम से स्पष्टवादी था। किन की आलोचना करने में? जो पुराने और प्राय कम एजुकेटेड जो लोग थे, कम शिक्षित जो लोग थे, उनके संकीर्ण विचारों की आलोचना करना। क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लगभग क्या करते हैं, परंपराओं का फॉलो करते रहते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। नवीनता को, मॉडर्न थिंकिंग को वो धारण नहीं करना चाहते, वो प्राचीन जो चीजें चली आ रही है बस उसको वो फॉलो करते रहते हैं, और उनके जो विचार है वो बहुत ही नैरो होते हैं। तो उसकी आलोचना करने में वो बहुत ज्यादा क्या था, आउटस्पोकन था। और ऐसे ही उसकी वाइफ भी थी। तो देखो उसकी वाइफ की बात आएगी। वी शैल मेक अ गुड जॉब ऑफ इट, शेंट वी, कि वी शैल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट, कि हम इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। मतलब ये जो कार्य है, इस कार्य को जो हमें दिया है उस स्कूल को चलाने का, तो वी शैल मेक ए गुड जॉब, कि हम अच्छा काम करेंगे ऑफ इट, इस स्कूल के लिए, इसको अच्छी प्रकार से हम पूरा करेंगे। शेंट वी, कि क्या हम ऐसा नहीं करेंगे। He asked his young wife when they first heard the joyful news of his promotion। कि he asked his young wife, उसने अपनी young wife से, अपनी जो युवा पत्नी है उस पत्नी से कहा, when they first heard, जब उन्होंने first heard पहले सुना, joyful news, ये खुशी से जो भरी जो न्यूज थी, समाचार था, of his promotion, कि अपने प्रमोशन का, अपनी उन्नति का, ये खुशी से परिपूर्ण समाचार को वे जो जब पहले सुना था, पहली बार जब सुना, तो उसने अपनी यंग वाइफ से कहा कि हम इस कार्य को अच्छे से पूरा करेंगे, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब अपनी प्रमोशन की बात सुनते ही वो बहुत खुश हुआ और इस न्यूज को उसने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया।
तो उसकी वाइफ रिप्लाई देती है कि वी शैल डू आवर बेस्ट। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया वी शैल डू आवर बेस्ट, कि हम अपना बेस्ट करेंगे, हम अपनी जो सबसे अच्छा जो प्रयास है वो करेंगे। वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न एंड डिलाइटफुल, कि वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन, कि हम ब्यूटीफुल गार्डन है वो रखेंगे, सुंदर बगीचे हैं वो बनाएंगे। एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न, और प्रत्येक चीज है वो एकदम मॉडर्न, एकदम आधुनिक और डिलाइटफुल होगी, मतलब एकदम मनोरंजन से, आनंद से परिपूर्ण होगी, खुशी देने वाली होगी। जो प्रत्येक चीज होगी वो आधुनिक होगी और खुशी प्रदान करने वाली होगी, और सुंदर गार्डन है वो हम वहां पे बनाएंगे स्कूल के अंदर। In their 2 years of married life, she had become completely infected by his passion for modern method and his degradation of these old and superannuated people in the teaching field who would be better employed as traders in the Onisha market. तो देखो, इन देयर 2 years ऑफ मैरिड लाइफ, की अपनी 2 वर्षों की मैरिड लाइफ में, अपने 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के अंदर, सी हैड बिकम कम्प्लीटली इन्फेक्टेड, कि वो पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, बाय हिज पैशन फॉर मॉडर्न मेथड, किससे? अपने जो आधुनिक विचार हैं उन आधुनिक विचारों के प्रति जो उसका पैशन था, जो उसकी भावनाएं थी उससे। एंड हिज डेनिग्रेशन मतलब उसका जो मतलब एक तरीके से जो उसके अंदर मतलब जो अच्छे जो विचार थे, जो मतलब एकदम स्पष्टवादी, एकदम जो मतलब बोल सकते हैं कि स्पष्टवादी किसके अंदर, जैसे मतलब आलोचना वगैरह होती है, जो कोई बात जैसे ऊपर आया था कि आलोचना के अंदर वो एकदम आउटस्पोकन था, स्पष्टवादी था, तो वही डेनिग्रेशन होता है आलोचना के बारे में। और आलोचना कौन सी? ये जो नीचे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बताई गई है, उस आलोचना से। तो देखो, अपने 2 साल के मैरिड लाइफ के अंदर जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम है नैन्सी, वो आगे आएगा। तो जो नैन्सी है, जो उसकी वाइफ है, वो पूर्ण रूप से आधुनिक विचारों के लिए अपना जो पैशन था, जो उसके अंदर भावनाएं थी उनसे और उस आलोचना से वो कम्प्लीटली इन्फेक्टेड हो गई थी। और आलोचना कैसी थी कि दीज ओल्ड एंड सुपरएन्युएटेड पीपल इन द टीचिंग फील्ड, कि ये जो ओल्ड यानी ये पुराने, और जो सुपरएन्युएटेड पीपल है, मतलब जो एक तो पुराने विचारधारा वाले हैं और एक सुपरएन्युएटेड मतलब जो सेवानिवृत्ति जो प्राप्त कर चुके हैं, मीन्स जो बूढ़े हो गए हैं, 60 साल की एज मानी जाती है कि सेवानिवृत्ति की या रिटायरमेंट की जो हम बोलते हैं। तो सुपरएन्युएटेड मतलब रिटायरमेंट की बात हो रही है कि ये जो ओल्ड और जो सुपरएन्युएटेड जो लोग हैं, जो बूढ़े पुराने, और ये जो सेवानिवृत्ति प्राप्त जो पीपल हैं, लोग हैं इन द टीचिंग फील्ड। कहाँ पे? टीचिंग फील्ड के अंदर, जो शिक्षण का जो फील्ड है, शिक्षण क्षेत्र है, उसके अंदर जो पुराने और जो ये जो रिटायर्ड जो लोग हैं, जो सेवानिवृत्ति प्राप्त जो लोग हैं, हु वुड बी बेटर एम्प्लॉयड, कि वो बेटर काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। कहाँ पे? एज ट्रेडर्स के रूप में, मतलब जो ट्रेडर होते हैं ना, व्यापारी के रूप में, इन द ओनिशा मार्केट, की ओनिशा मार्केट के अंदर वो व्यापारी के रूप में, ट्रेडर के रूप में अच्छे से एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अच्छे से उनको नियोजित किया जा सकता है, वहां पे उनको लगाया जा सकता है। टीचिंग फील्ड के अंदर ये जो ओल्ड और जो सेवानिवृत्ति प्राप्त लोग हैं, उनको ओनिशा मार्केट में ट्रेडर्स के रूप में, व्यापारी के रूप में अच्छे से नियोजित किया जा सकता है। तो इस आलोचना से वो एकदम प्रभावित हो गई थी। उसने मान लिया था कि ये जो बड़े लोग होते हैं वो स्कूल चलाने लायक नहीं होते, और जो मॉडर्न मेथड से वो इफेक्टेड थी, तो इस चीजों को वो मानती थी। और उसका हस्बैंड है वो यंग था, तो इसलिए वो इन सब चीजों से प्रभावित थी। उसके हिसाब से भी यही था कि जो यंग पर्सन है वो ही स्कूल को चला सकते हैं। अब देखो, शी बिगन टू सी हरसेल्फ ऑलरेडी एज द एडमायर्ड वाइफ ऑफ द यंग हेडमास्टर, द क्वीन ऑफ द स्कूल, कि शी बिगन टू सी हरसेल्फ, कि उसने अपने आप को देखना शुरू कर दिया था ऑलरेडी पहले से, एज द एडमायर्ड वाइफ ऑफ द यंग हेडमास्टर, द क्वीन ऑफ द स्कूल, कि उसने अपने आप को यंग हेडमास्टर की, एक एडमायर्ड वाइफ की, युवा हेडमास्टर की प्रशंसित पत्नी के रूप में, स्कूल की क्वीन, स्कूल की रानी के रूप में अपने आप को पहले से ही देखना उसने शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बस मैं तो स्कूल की रानी बन जाऊंगी। तो द वाइफ्स ऑफ द अदर टीचर्स वुड एनवी हर पोजीशन। अब वो देखो क्या सोच रही है, महिलाएं होती है इस टाइप से सोचती हैं। तो देखो, द वाइफ्स ऑफ द अदर टीचर्स, की दूसरी टीचर्स की जो वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, वुड एनवी हर पोजीशन, वो उसकी पोजीशन से एनवी मतलब जेलस होगी, ईर्ष्या करेगी, क्योंकि वो तो हेडमास्टर की वाइफ बन जाएगी, स्कूल की रानी बन जाएगी। तो उसकी पोजीशन देख करके जो दूसरे टीचर की पत्नियां हैं वो ईर्ष्या फील करेगी, उससे जेलस हो जाएगी। महिलाओं में आदत होती है खास तौर पे। शी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, कि शी वुड सेट, वो सेट कर देगी, व्यवस्थित कर देगी द फैशन को, इन एवरीथिंग, कि प्रत्येक चीज में वो फैशन को सेट कर देगी,
मतलब हर एक चीज है वो मॉडर्न करेगी। देन सडनली इट अकर टू हर दैट देयर माइट नॉट बी अदर वाइफ्स, कि देन सडनली फिर अचानक से उसको ये अकर हुआ, उसको ये मतलब मस्तिष्क में ये बात आई, उसको ये प्रकट हुआ कि देयर माइट नॉट बी अदर वाइफ्स, कि वहां पे कोई दूसरी पत्नियां नहीं है, मतलब वहां पे कोई दूसरी वाइफ होगी ही नहीं। तो ये चीज उसको बाद में ऐसे मतलब उसके दिमाग में आई। अब बेचारी क्या करे। वेवरिंग बिटवीन होप एंड फियर सी आस्क्ड हर हस्बैंड लुकिंग एनेक्ससली एट हिम, कि वेवरिंग यानी कांपते हुए, कंपन फील करते हुए, झूलती हुई। तो बिटवीन होप एंड फियर, कि आशा और भय के बीच में झूलती हुई, सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, लुकिंग एनेक्ससली एट हिम, कि उसकी तरफ एनेक्ससली मतलब एकदम चिंतित होकर के देखते हुए उसने अपने हस्बैंड से पूछा। आशा और भय के बीच में झूलती हुई, चिंतित प्रतीत होती हुई, चिंतित दिखती हुई उसने अपने हस्बैंड से पूछा। अब क्या पूछा देखो। ऑल आवर कलीग्स आर यंग एंड अनमेरिड, ही शेयर्ड विद एंथुसियाज्म विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर। तो उसने देखो क्या बोला, उसने आंसर दिया। उसने तो अपने हस्बैंड से पूछा, लेकिन उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि ऑल आवर कलीग्स आर यंग एंड अनमेरिड, कि हमारे जितने भी जो कलीग हैं, मतलब जो सहकर्मी हैं, वो यंग है, युवा है, एंड अनमेरिड, और वो अनमेरिड है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, वो अविवाहित हैं। ही सेड विद एंथुसियाज्म, उसने एंथुसियाज्म के साथ में कहा। माइकल ओबी ने एकदम उत्साहित होते हुए कहा कि हमारे जो कलीग है वो यंग है और अनमेरिड है, क्योंकि पुरुषों में क्या होता है कि जलाने की भावना नहीं रहती, जैसी की फीलिंग है उनमें नहीं रहती, ये चीज है वो लेडीज में होती है। तो वो तो एकदम खुश हो रहा है, उत्साहित हो रहा है कि हमारे जो कलीग है वो यंग है और अनमेरिड है। तो विच फॉर वन शी डिड नॉट शेयर, जिसके अंदर एक बार तो क्या हुआ, शी मतलब जो उसकी वाइफ थी उसने शेयर नहीं किया, मतलब उसने भागीदार वो नहीं बनी इस बात के अंदर, उसने अपनी जो हिस्सेदारी है वो नहीं दिखाई। विच इज ए गुड थिंग, ही कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू मतलब उसने जारी रखा अपनी बात को कि विच इज ए गुड थिंग, कि ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो कलीग है वो अनमेरिड है और यंग है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब वो उसकी वाइफ पूछती है कि वाई क्यों, वो बोलता है वाई क्यों, दे विल गिव ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल। तो देखो इसमें भी वो रीजन निकाल रहा है कि दे विल गिव ऑल देयर टाइम, कि वो अपना पूरा टाइम और जो एनर्जी है वो स्कूल को देंगे। मतलब अब जब अनमेरिड है और यंग है तो उनमें एनर्जी है, और अगर अनमेरिड है तो उनको फैमिली में कोई काम की और कोई वो उसको प्रॉब्लम नहीं है तो वो पूरा टाइम स्कूल में देंगे, क्योंकि जिसकी फैमिली होती है उसको फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो इसमें भी देखो ये अपना फायदा देख रहा है। तो अब जो नैन्सी है, नैन्सी वो सैड, अब देखो उसका नाम है उसकी वाइफ का कि नैन्सी वो सैड, नैन्सी है वो उदास थी। For a few minutes she became doubtful about the new school, but it was only for a few minutes. कि for a few minutes मतलब कुछ मिनट के लिए she became doubtful, वो डाउटफुल रही, संदेह के अंदर रही, संदेहपूर्ण स्थिति में about the new school, के नए स्कूल के बारे में थोड़ी देर तो वो डाउटफुल रही, संदेहपूर्ण स्थिति में रही, but it was only for a few minutes, लेकिन ये केवल few मिनट के लिए ही था, कुछ मिनट के लिए ही था। Her little personal misfortune could not blind her to her husband's happy prospect, कि हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, कि उसका जो थोड़ा सा जो व्यक्तिगत मिसफॉर्चून था, मतलब उसका थोड़ा सा जो व्यक्तिगत जो दुर्भाग्य था वो उसको अंधा नहीं कर सका टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रोस्पेक्ट, कि अपने हस्बैंड की जो हैप्पी प्रोस्पेक्ट मतलब खुशी से परिपूर्ण जो प्रोस्पेक्ट थी, जो संभावनाएं थी उनके प्रति उसका अपना थोड़ा सा जो व्यक्तिगत दुर्भाग्य है वो उसको अंधा नहीं कर सका। मतलब फिर वो खुद भी हैप्पी हो गई क्योंकि उसके हस्बैंड की इसमें मतलब अच्छाई थी। She looked at him as he sat folded up in a chair, कि she looked at him, उसने मतलब नैन्सी ने माइकल को देखा, माइकल की ओर देखा, as he sat folded up, जैसे ही वो folded up मतलब पैर मोड़ करके बैठा हुआ था, in a chair, कि वो एक चेयर के अंदर, चेयर के लिए देखो आर्म चेयर के लिए इन प्रिपोजिशन आता है, तो जब वो चेयर के ऊपर वो फोल्डेड मोड के अंदर मतलब अपने घुटने मोड़कर जब वो बैठा हुआ था तो नैन्सी ने उसकी तरफ देखा। He was stoop shoulders, वो क्या था, stoop shouldered and looked frail, ही वो स्टूप शोल्डर, कि वो एकदम स्टूप शोल्डर था, मतलब उसके कंधे हैं वो झुके हुए थे, एंड लुक फ्रेल, और वो फ्रेल दिखाई दे रहा था, वो कमजोर दिखाई दे रहा था। उसका जो हस्बैंड है वो पतला दुबला पतला सा था, झुके हुए उसके कंधे थे। बट ही समटाइम्स सरप्राइज्ड पीपल विद सडन ब्रस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी, बट ही लेकिन वो माइकल ओबी है वो समटाइम्स कभी कभी सरप्राइज्ड पीपल लोगों को सरप्राइज कर देता था विद सडन अचानक से, ब्रस्ट मतलब अचानक से अपनी जो एनर्जी है उसको दिखा करके, वो फिजिकल एनर्जी की अपनी शारीरिक ऊर्जा का प्रदर्शन करके, अचानक से अपनी शारीरिक ऊर्जा का प्रदर्शन करके वो कई बार लोगों को सरप्राइज कर देता था, आश्चर्य में डाल देता था। इन हिज प्रेजेंट पोस्चर हाउएवर ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ
seemed to have retired behind his deep set eyes, giving them an extraordinary power of penetration. कि इन हिज प्रेजेंट पोस्चर, कि अपने प्रेजेंट पोस्चर के अंदर, अपने जो वर्तमान जो शारीरिक स्थिति थी उस पोस्चर के अंदर, उस शारीरिक स्थिति के अंदर, हाउएवर हालांकि ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ सीम्ड, कि उसकी सारी जो बॉडीली स्ट्रेंथ थी, उसकी सारी जो शारीरिक शक्ति थी वो सीम्ड प्रतीत होती थी, टू हैव रिटायर्ड मतलब रिटायर होती हुई, अवकाश प्राप्त करती हुई, बिहाइंड हिज डीप सेट आइज, की उसकी जो गहरी जो धसी हुई आंखें थी, उन गहरी धसी हुई आंखों के पीछे उसकी सारी शारीरिक शक्ति है वो रिटायर होती हुई प्रतीत होती थी, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंट पोस्चर था, कंधे झुके हुए एकदम कमजोर दिखाई दे रहा था। तो ये जो उसका जो पोस्चर था, उस पोस्चर में वो कैसे लग रहा था कि उसकी जो गहरी धसी हुई जो आंखें हैं उनके पीछे उसकी सारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो रिटायर सी हो गई थी, अवकाश प्राप्त के अंदर वो चली गई थी। गिविंग देम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, तो मतलब पेनिट्रेशन होता है कुशाग्रता, एकदम से मतलब बहुत ही कुशाग्र होना। तो गिविंग देम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, कि उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण उसको कुशाग्रता या असाधारण शक्ति, कुशाग्रता की शक्ति है वो उसको देते हुए, उसको प्रदान करते हुए। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी जो पूरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, मतलब उसकी जो प्रेजेंट पोस्चर था उसको देखकर लगता था कि उसकी संपूर्ण शारीरिक शक्ति है वो उसकी मतलब उस असाधारण जो पेनिट्रेशन की जो पावर थी, एक असाधारण जो शक्ति है वो प्रदान करते हुए उसको एक उसकी सारी जो शारीरिक जो स्ट्रेंथ है वो उसकी गहरी धसी हुई आंखों के पीछे वो अवकाश पर चली गई प्रतीत होती थी। मतलब उसकी शारीरिक शक्ति है, शक्ति तो थी उसके अंदर, लेकिन जो पोस्चर उसका कैसा था, एकदम कमजोर की स्थिति में वो बैठा हुआ था। तो उसको देख के लगता था कि उसकी स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी चली गई, कुशागर होते हुए भी। ही वॉज ओनली 26 बट लुक 30 और मोर, कि ही वॉज ओनली 26, वो केवल 26 का था, 26 वर्ष का था, बट लुक 30 और मोर, लेकिन वो 30 या उससे ज्यादा ही लगता था। उसके हस्बैंड की बात हो रही है। ऑन द होल ही वॉज नॉट अनहैंडसम, कि ऑन द होल संपूर्ण रूप से ही वॉज नॉट अनहैंडसम, कि वो अनहैंडसम नहीं था, वो बदसूरत नहीं था, मतलब हैंडसम था। वॉट आर यू थिंकिंग माइक सेड नैन्सी आफ्टर वाइल, कि थोड़ी देर बाद में नैन्सी ने कहा वॉट आर यू थिंकिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो माइक। माइक है वो माइकल का शॉर्ट नेम आया है। तो अब वो रिप्लाई दे रहा है कि आई वॉज थिंकिंग वॉट ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट एट लास्ट टू शो दीज पीपल हाउ ए स्कूल शुड बी रन, कि आई वॉज थिंकिंग, कि मैं सोच रहा था कि वॉट ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, की कितनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वी हैव गॉट, कि हमने कितना अच्छा जो अवसर है वो हमने प्राप्त कर लिया। एट लास्ट मतलब आखिरकार, कि मैं सोच रहा था कि आखिरकार हमें कितना अच्छा अवसर है वो प्राप्त हुआ है, अच्छा अवसर है वो मिला है। टू शो दीज पीपल, इन लोगों को दिखाने के लिए कि एक स्कूल को कैसे चलाया जाना चाहिए, एक स्कूल का संचालन कैसे किया जाना चाहिए, ये दिखाने के लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए हमें कितना अच्छा ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिली, कितना अच्छा मिला है, ऐसे वो बता रहा है। ड्यूम स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, कि जो ड्यूम स्कूल है जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया है वो बैकवर्ड थी, एकदम से मतलब पिछड़ा हुआ था। इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, कि वो हर एक दृष्टि से, हर एक शब्दों के रूप में जो ड्यूम स्कूल है वो पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ था, मतलब वो एकदम से पिछड़ा हुआ स्कूल था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क एंड हिज वाइफ हर्स टू, कि मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ, मिस्टर ओबी ने अपना जो पूरा जीवन है वो इस वर्क के अंदर, इस काम में लगा दिया। एंड हिज वाइफ हर्स टू, और उसकी वाइफ ने भी मतलब अपना टाइम, खूब टाइम उसको दिया। ही हैड 2 एम्स, उसके 2 एम थे, उसके 2 लक्ष्य थे, 2 उद्देश्य थे। ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वॉज इंसिस्टेड अपॉन एंड द स्कूल कंपाउंड वॉज टू बी टर्न इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी। तो उसका जो हस्बैंड है माइकल ओबी, उसके 2 लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य थे? कि ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि एक उच्च स्तर की जो शिक्षा है, उच्च स्तर का जो शिक्षण है उस पे इंसिस्ट अपॉन, इंसिस्टेड मतलब जोर दिया जाना, तो एक उच्च स्तर के शिक्षण पे तो जोर दिया जाना था। एक तो ये उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था द स्कूल कंपाउंड वॉज टू बी टर्न इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, कि स्कूल का जो कंपाउंड है उसको एक प्लेस ऑफ ब्यूटी में बदला जाए, एक सुंदर जो स्थल है, एक सुंदर जो स्थान है उसके अंदर उसको बदला जाए, ये उसका दूसरा लक्ष्य है वो था। तो एक लक्ष्य तो क्या हो गया? एक लक्ष्य तो हो गया कि एक हाई स्टैंडर्ड शिक्षा दी जाए, और दूसरा स्कूल का जो कंपाउंड है उसको एक सुंदर स्थान में बदल दिया जाए। नैन्सीज ड्रीम गार्डन केम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ द रेन, कि नैन्सी का जो ड्रीम गार्डन था, मतलब नैन्सी का जो बगीचे को लेकर के जो स्वप्न था, या जो स्वप्न का जो बगीचा था वो केम टू लाइफ मतलब जीवित हो गया था। कब? विद द कमिंग ऑफ द रेन, की बारिश के आने के साथ ही नैन्सी का जो ड्रीम गार्डन है वो
सजीव हो उठा था, वो जीवित हो गया था। एंड ब्लॉसम मतलब खिल गया था, मतलब उसमें खिले हुए फूल लगा दिए थे उसने गार्डन के अंदर, तो वो ब्लॉसम मतलब एकदम से खिल गया था। ब्यूटीफुल हिबिस्कस एंड अलमांडा हेजेस in brilliant red and yellow marked out the carefully tended school compound from the rank neighborhood bushes। कि जो सुंदर हिबिस्कस और अलमांडा की जो हैज होती है बाढ़, तो सुंदर हिबिस्कस और अलमांडा है वो पौधों के नाम है, जो फूलों के जो पौधे होते हैं उनके नाम है। इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो कि एकदम शानदार लाल और येलो कलर के साथ में मार्क आउट मतलब उनको अलग कर रहे थे। द केयरफुली टेंडेड, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, टेंडेड यानी देखभाल करना, स्कूल कंपाउंड स्कूल के कंपाउंड के अंदर परिसर की बात चल रही है। फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बसेज कि नेबरहुड मतलब पड़ोस की जो बुशेज मतलब जो झाड़ियां थी उनसे। तो इसमें बताया है कि जो सुंदर सुंदर जो चमकीले लाल और पीले फूलों वाली चमकीले लाल और पीले फूलों वाले जो सुंदर हिबिस्कस और अलमांडा की जो हेज थी, जो अलमांडा की जो बाढ़ थी, वो सावधानी पूर्वक स्कूल के कंपाउंड में सावधानी पूर्वक देखभाल की गई उसको अलग कर रहे थे। किससे कि जो पड़ोस में मतलब उसके जो आसपास स्कूल परिसर के जो आसपास जो नेबरहुड मतलब जो पड़ोस में लगी हुई जो अन्य जो बुशेस थी, झाड़ियां थी, उन झाड़ियों से स्कूल कंपाउंड के अंदर सावधानी पूर्वक देखभाल करके लगाए गए चमकीले लाल और पीले फूलों वाले सुंदर हिबिस्कस और अलमांडा की जो बाढ़ है वो उनको अलग दिखाई देने लग गए थे, वो अलग ही लग रहे थे, अलग ही वो उनको वो मार्क्ड आउट हो रहे थे, चिन्हित हो रहे थे। किससे चिन्हित हो रहे थे? देखो जो पड़ोस मतलब आसपास लगे हुए जो झाड़ियां थी, उन झाड़ियों से स्कूल कंपाउंड में सावधानी पूर्वक देखभाल करके, सावधानी से देखभाल किए हुए जो चमकीले लाल और पीले फूलों वाले जो सुंदर हिबिस्कस और अलमांडा की हेज थी वो मार्क्ड आउट हो रही थी, मतलब अलग दिखाई देने लग गए थे, वो सुंदर दिखाई दे रहे थे। मतलब एक तो स्कूल के कंपाउंड के अंदर तो इतने शानदार फूल वगैरह लगे हुए थे, और दूसरी साइड क्या थे, जो बाढ़ वगैरह ऐसी थी, कंटीली झाड़ियां थी, तो वो अलग एकदम से लग रहे थे। One evening, as Obi was admiring his work, he was scandalized to see an old woman from the village hover right across the compound through a marigold flower bed and the hedges। कि वन इवनिंग, एक इवनिंग को, एक शाम को, एज ओबी वॉज एडमायरिंग हिज वर्क कि जब ओबी अपने वर्क को, अपने कार्य की एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहे थे, तो ही वॉज स्कैंडलाइज वो एकदम से स्कैंडलाइज हो गया, नाराज हो गया था, टू सी देख करके एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत को, फ्रॉम द विलेज होबल राइट अक्रॉस द कंपाउंड कि कंपाउंड के जो परिसर था उस परिसर के अंदर मतलब राइट अक्रॉस मतलब अक्रॉस यानी उस कंपाउंड को पार करते हुए, परिसर को पार करते हुए दाईं साइड पे विलेज होबल कि गांव के एक होबल मतलब ऐसे लड़खड़ा के चलती हुई एक जो औरत थी। तो इसमें बताया है कि इस कंपाउंड को जो प्रशंसा कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, थ्रू ए मेरीगोल्ड फ्लावर बेड एंड द हेजेस कि मेरीगोल्ड की जो गेंदे की जो फूलों की क्यारियां थी, एंड द हेजेस यानी जो बाढ़ थी, तो गेंदे के फूलों की क्यारियां और बाढ़ के थ्रू, बाढ़ के माध्यम से, बाढ़ के बीच में से कंपाउंड को पार करती हुई एक लंगड़ाकर चलती हुई, गांव की एक लंगड़ाकर चलती हुई एक ओल्ड वुमेन को देख करके, बूढ़ी महिला को देख करके वो जो माइक था वो स्कैंडलाइज हो गया, नाराज हो गया। कहाँ से नाराज हो गया, क्यों नाराज हो गया कि गेंदे के फूलों की जो क्यारियां थी और जो बाढ़ थी उसके बीच में से कंपाउंड को पार करती हुई, लंगड़ाकर पार करती हुई, गांव की एक बूढ़ी महिला लंगड़ाकर पार करती हुई उस महिला को देख करके जो ओबी था वो स्कैंडलाइज हो गया, नाराज हो गया। ऑन गोइंग अप देयर ही वुड फाइंड साइन ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड टू द बुश ऑन द अदर साइड कि ऑन गोइंग अप देयर वहां जाने के बाद में ही फाउंड उसने पाया फेंट साइन मतलब एकदम धुंधले चिन्ह ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ कि लगभग डिसयूज्ड पाथ के मतलब डिसयूज्ड मतलब जिसका यूज नहीं किया गया था, जिसका प्रयोग नहीं किया गया था, एक ऐसा रास्ता फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड, कहाँ से, गांव से, अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड मतलब स्कूल कंपाउंड से, स्कूल के परिसर से होकर के दूसरी तरफ जो बुश थी ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ जो बुश थी, जो झाड़ियां थी, उन झाड़ियों की ओर। तो ऑन गोइंग अप देयर मतलब वहां जाकर के, जब वो नाराज हो गया था तो वहां से जो महिला जा रही थी तो वहां पर उसने जाकर के देखा, तो ऑन गोइंग अप देयर वहां जाने के बाद में ही फाउंड उसने देखा कि फेंट साइन ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड टू द बुश ऑन द अदर साइड। तो उसने क्या देखा कि गांव से स्कूल परिसर में होकर के
जो विलेज है वो गांव से, जो स्कूल कंपाउंड है उस गांव से स्कूल कंपाउंड में स्कूल का जो परिसर है उस परिसर में से होकर के दूसरी तरफ झाड़ियों की तरफ जाने वाला एक लगभग डिसयूज्ड रास्ते के जो फेंट साइन थे उसको देखा उसने। कभी भी कम प्रयोग में लिया जाने वाला जो रास्ता था, जो मार्ग था, तो उस मार्ग के ऊपर उसने फेंट साइन, जो मतलब एकदम धुंधले निशान है, वो उसने देखा। तो धुंधले निशानों वाला या धुंधले चिन्ह वाला एक डिसयूज्ड पाथ को उसने वहां पे देखा। कहाँ पे देखा? गांव से स्कूल परिसर के पार, गांव से मतलब जो आते हैं और स्कूल परिसर में से होकर के, जो स्कूल का कंपाउंड है वहां से होकर के दूसरी साइड बुश की तरफ जाने वाला, झाड़ियों की ओर जाने वाला एक मार्ग था, उसके निशान को उसने देखा। मतलब एक ऐसा रास्ता उन्होंने बना दिया था जो कि स्कूल के कंपाउंड में से निकलता था। वो दूसरे रास्ते को यूज में नहीं लेते थे, स्कूल के कंपाउंड में से होकर के वहां से निकलते थे। शॉर्टकट के रूप में हो सकता है। ये उनके प्राचीन काल से चले आ रहे उनके वो विचार थे। तो उसने बोला, वो भी है, वो उसको देख करके सरप्राइज हो गया। इट अमेजेज मी, कि इसने मुझे अमेज किया है, इससे मुझे आश्चर्य होता है। सेड ओबी टू वन ऑफ हिज टीचर्स हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ। कि सैड ओबी टू वन ऑफ हिज टीचर्स, कि अपने टीचर्स में से, अपने अध्यापकों में से एक से ओबी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है। एक टीचर से कहा जो कि क्या था, हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल, जो कि स्कूल के अंदर 3 सालों से था। तो उन टीचर्स में से एक टीचर को कहा जो कि 3 सालों से स्कूल में था कि मुझे आश्चर्य होता है दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स, कि आप लोग है वो विलेजर्स को अलाउ करते हो, आप उनको अनुमति देते हो टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ, कि फुटपाथ के रूप में, कि आप लोगों ने फुटपाथ के रूप में इसे यूज करने की अनुमति है वो आपने दे दी। उन गांव वालों को आपने फुटपाथ का यूज करने के लिए आप लोगों ने अनुमति दे दी। मतलब स्कूल कंपाउंड को एक फुटपाथ के रूप में यूज करने की अनुमति है वो आपने गांव वालों को देती। तो इससे मुझे आश्चर्य होता है। इट इज सिंपली इनक्रेडिबल, कि ये एकदम सिंपली मतलब सामान्य रूप से ये इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय चीज है। ही शुक हिज हेड, उसने अपना हेड है वो हिलाया, अपना सिर है वो हिला दिया उसने, मतलब नेगेटिव सेंस के साथ में उसने अपना सर हिलाया है। द पाथ सेड द टीचर अपोलोजेटिकली अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, कि सेड द टीचर अपोलोजेटिकली, मतलब उस अध्यापक ने अपोलोजेटिकली मतलब एकदम क्षमा मांगते हुए, अपोलोजाइज करते हुए, क्षमा मांगते हुए उस टीचर ने कहा कि द पाथ अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, कि ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीत होता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कि ये जो रास्ता है वो उन गांव वालों के लिए, टू देम मतलब उन विलेजर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो प्रतीत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। Although it is hardly used, it connects the village shrine with their place of burial, कि although यद्यपि it is hardly used, कि इसको मुश्किल से ही इस्तेमाल किया जाता है, मुश्किल से ही इस रास्ते को यूज में लिया जाता है। मतलब वो जो रास्ता कंपाउंड वाला ले रहे थे वो मुश्किल से यूज में लिया जाता है, बहुत कम यूज में लिया जाता है। इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है द विलेज श्राइन, विलेज श्राइन मतलब गांव के मंदिर को, विद देयर प्लेस ऑफ ब्यूरियल, कि उनके जो ब्यूरियल का जो स्थान है, मतलब कब्रिस्तान से, मंदिर को कब्रिस्तान से ये रास्ता है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। एंड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद द स्कूल, तो अब वो पूछ रहा है एंड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू, कि इसका क्या करना है, इसका क्या मतलब है, विद द स्कूल, स्कूल के साथ इस सब का क्या मतलब है, इस रास्ते का स्कूल को क्यों बीच में लिया है। आस्क्ड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने पूछा, उस माइकल ओबी ने पूछा कि वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रिप्लाइड द अदर विद ए श्रग ऑफ द शोल्डर, कि दूसरे ने अपने शोल्डर्स को, अपने जो कंधे हैं उन कंधों को श्रग मतलब हिलाते हुए, उचकाते हुए दूसरे ने उत्तर दिया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट आई रिमेम्बर देयर वाज ए बिग रो सम टाइम अगो व्हेन वी अटेम्प्टेड टू क्लोज इट। बट आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद है कि देयर वाज ए बिग रो, कि एक बड़ा रो मतलब एक शोर शराबा झगड़ा हो गया था, सम टाइम अगो कुछ समय पहले, व्हेन वी अटेम्प्टेड टू क्लोज इट, कि जब हमने इसे क्लोज करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट होता है प्रयास करना, टू क्लोज इट मतलब इस रास्ते को बंद करने का, कि बट आई रिमेम्बर, कि लेकिन मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब हमने इसे बंद करने का प्रयास किया था तो एक बड़ा शोर शराबा झगड़ा है वो हो गया था। दैट वॉज सम टाइम अगो, कि ये सम टाइम अगो की बात है, ये कुछ समय पहले था। बट इट विल नॉट बी यूज नाउ, लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जाएगा, इसको उपयोग नहीं होगा। सैड ओबी एज ही वॉक्ड अवे, कि सैड ओबी ने कहा एज ही वॉक्ड अवे, जैसे ही वो वहां से चले गए, मतलब जा रहे थे वहां से, तो ओबी ने कहा कि ऐसा अब नहीं होगा। What will the government education official think of this when he comes to inspect the school next week? तो देखो क्या बोला है कि what will the government education officer think of this, कि इसके बारे में जो गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर है वो क्या सोचेगा।
When he comes, जब वो आता है, to inspect the school next week, कि जब वो अगले वीक नेक्स्ट वीक जब वो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आएगा, तो जो गवर्नमेंट एजुकेशन जो ऑफिसर है वो इसके बारे में क्या सोचेगा। तो देखो स्कूल अगर वो नेक्स्ट वीक अगर आता है, वो जो गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर जब वो अगले सप्ताह जब वो स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए निरीक्षण करने के लिए आएगा, तो वो क्या सोचेगा। द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो डिसाइड टू यूज द स्कूल रूम फॉर ए पेगन रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन का द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो, कि जहां तक मैं जानता हूं, मतलब खुद के बारे में बता रहा है कि जहां तक मैं जानता हूं, तो द विलेजर्स माइट की जो गांव वाले हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं टू यूज द स्कूल रूम को उपयोग करने का, स्कूल रूम का प्रयोग करने का फॉर ए पैगन रिचुअल के लिए। पैगन रिचुअल मतलब जो धर्म विरोधी जो रिचुअल होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं वगैरह, काम वगैरह जो किए जाते हैं ना, संस्कार वगैरह, तो धर्म विरोधी जो रिचुअल है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन के दौरान, कि जहां तक मैं जानता हूं जो गांव वाले हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, वो इंस्पेक्शन के दौरान, निरीक्षण के दौरान धर्म विरोधी रिचुअल है वो करने के लिए स्कूल रूम को प्रयोग करने का निश्चय है वो कर सकते हैं। मतलब जब इंस्पेक्शन होगा तो वो कुछ गलत काम है वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं जानता हूं कि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो। अब क्या हुआ देखो, हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ एट द टू प्लेसेज वेयर इट एंटर्ड एंड लेफ्ट द स्कूल प्रेमिसेस, कि हैवी स्टिक जो भारी स्टिक थी, भारी लकड़ियां थी, वर प्लांटेड वो लगा दी गई, क्लोजली पास अक्रॉस द पाथ उस रास्ते के आर पार, एट द टू प्लेसेस दोनों स्थानों, उस रास्ते के आर पार दोनों स्थानों पे भारी जो लकड़ियां थी वो पास में प्लांट कर दी गई, लगा दी गई, वेयर इट एंटर जहां पे ये एंटर होता था, रास्ता शुरू होता था, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रेमिसेस, कि जहां पे ये जो स्कूल प्रेमिसेस मतलब स्कूल का जो परिसर जहां पे खत्म होता था, जहां से शुरू होता था, उन दोनों स्थानों के ऊपर रास्ते के आर पार जो भारी लकड़ियां हैं वो लगा दी गई, रोपित कर दी गई, प्लांट कर दी गई। These were further strengthened with barbed wire, और barbed wire मतलब कंटीले नुकीले या कांटेदार जो वायर थे, जो तार थे, उन तारों से इसको और ज्यादा फर्दर स्ट्रेंथन मतलब और ज्यादा मजबूत है वो कर दिया गया। मतलब तार भी लगा दिए गए उन लकड़ियों के बीच में से, तो लकड़ियों के बीच में से ऐसे जो नुकीले तार है वो लगा करके उसको एकदम मजबूत कर दिया गया। 3 days later the village priest of Annie called on the headmaster, कि 3 days later 3 दिन के बाद में गांव का पादरी अनी है वो गांव के पादरी का नाम है, वो अनी है वो हेडमास्टर के पास आया, उससे मिलने के लिए आया। कॉल्ड ऑन होता है मिलने आना, तो हेडमास्टर से मिलने आया। ही वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉक विद ए स्लाइड स्टूप, कि ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन था, एक वृद्ध व्यक्ति था, एंड वॉक विद ए स्लाइड स्टूप, और वो थोड़ा झुक करके चलता था, जो प्रीस्ट आया था अनी। ही कैरिड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक which he usually tapped on the floor by way of emphasis each time he made a new point in his argument, कि he carried a stout walking stick, कि उसके पास में वो लेकर, कैरिड मतलब लेके आता था, लेकर के चलता था, एक स्टाउट वॉकिंग स्टिक मतलब चलने के लिए जो एक स्टिक होती है, छड़ी होती है, और स्टाउट मतलब कि एक मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो ही कैरिड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक, कि वो एक स्टाउट वॉकिंग स्टिक का वो लेकर के चलते थे, एक मजबूत छड़ी को लेकर चलते थे। विच ही यूजली टैप्ड ऑन द फ्लोर, जो कि वो प्राय फ्लोर पे टैप करते थे, मारते थे, क्यों, बाय वे ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के लिए, ईच टाइम प्रत्येक बार, ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्गुमेंट, कि वो उस मजबूत छड़ी को लेकर के चलते थे, जिसका प्रयोग वो प्राय अपने आर्गुमेंट के अंदर, बहस के अंदर नए पॉइंट के ऊपर जोर देने के लिए वो फ्लोर पे टैप करते थे, फ्लोर पे मारते थे, मतलब अपने व्यू पे जोर देने के लिए, अपना जो बात करते थे, अपना जो पॉइंट होता था उस पे जोर देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए वो जोर से उस छड़ी को जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर वो टैप करते थे, उसको मारते थे। आई हैव हर्ड ही सेड आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कोर्डिलिटीज दैट ancestors फुटपाथ हैज रिसेंटली बीन क्लोज्ड, तो उन्होंने क्या कहा कि आई हैव हर्ड, कि मैंने सुना है, ही सेड उन्होंने कहा, आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कोर्डिलिटीज मतलब मित्रतापूर्ण, तो सामान्य से मित्रतापूर्ण अपने जो एक्सचेंज है, अपनी जो बातें हैं, उन बातों को करने के बाद में उन्होंने कहा कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि आवर एंसेस्ट्रल फुटपाथ, जो हमारे एंसेस्ट्रल मतलब जो हमारे पूर्वजों के जो फुटपाथ थे वो रिसेंटली मतलब हाल ही में वो उनको बंद कर दिया गया है, तो ऐसा मैंने सुना है। अब माइकल ओबी कहता है यस, हाँ, रिप्लाइड मिस्टर ओबी ने रिप्लाई दिया कि हाँ, वी कैनॉट अलाउ पीपल टू मेक ए हाईवे और स्कूल कंपाउंड, की वी कैनॉट अलाउ पीपल, हम लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, अनुमति नहीं दे सकते, टू मेक ए हाईवे, एक हाईवे बनाने की,
टू आवर स्कूल कंपाउंड, कि हमारे स्कूल कंपाउंड को, हमारे विद्यालय के परिसर को एक हाईवे बनाने की अनुमति हम लोगों को नहीं दे सकते। लुक हियर माय सन, सेड द प्रीस्ट ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, दिस पाथ वाज हियर बिफोर यू वर बोर्न एंड बोर्न योर फादर वाज बोर्न एंड बिफोर योर फादर वाज बोर्न। कि लुक हियर माय सन, कि यहाँ देखो, माय सन मेरे बेटे यहाँ देखो, सेड द प्रीस्ट ने कहा, ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, कि अपनी जो वॉकिंग स्टिक जिसको वो लेकर के चलते थे उस वॉकिंग स्टिक को थोड़ा नीचे करते हुए, ब्रिंगिंग डाउन यानी नीचे लाते हुए, प्रीस्ट ने, पादरी ने कहा कि लुक हेयर, इधर देखो, माय सन मेरे बेटे, दिस पाथ वाज हियर बिफोर यू बोर्न, कि ये जो रास्ता है वो तुम्हारे पैदा होने से पहले से था, एंड बिफोर योर फादर वाज बोर्न, और तुम्हारे पिताजी के भी पैदा होने से पहले का ये जो पाथ है वो था। द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इट, कि इस गांव का पूरा जीवन है वो इस पे निर्भर करता है, इस रास्ते पे निर्भर करता है। आवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट एंड आवर एंसेस्टर्स विजिट अस बाय इट, कि आवर डेड रिलेटिव, कि हमारे जो डेड रिलेटिव है, जो मृत रिश्तेदार है, वो इसके माध्यम से डिपार्ट करते हैं, मतलब इस माध्यम से, इस रास्ते से ही वो जाते हैं। एंड आवर एंसेस्टर्स, और हमारे जो एंसेस्टर है, जो हमारे पूर्वज है, वो विजिट अस बाय इट, वो इसके माध्यम से हमसे विजिट करते हैं, हमसे मिलने आते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इट इज द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बोर्न, कि बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, कि इट इज द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बोर्न, कि बोर्न होने वाले, पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, तो उन जो पैदा होकर आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों का ये रास्ता है, ये मार्ग है, वो उन पैदा होने वाले बच्चों का भी है। मतलब जो न्यू बोर्न जो बेबी होते हैं वो भी इसी रास्ते से ही हमारे पास में आते हैं। तो उस रास्ते को देखो उन्होंने किस रूप में बना दिया है। ये उनकी, मतलब इस तरीके से उनकी पूर्वजों से चली आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही उनकी धारणा थी। तो मिस्टर ओबी लिसन विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस, कि मिस्टर ओबी है, उन्होंने अपने चेहरे पर संतोषजनक स्माइल के साथ में सुना, इस सारी बात को सुना। द होल पर्पज ऑफ अ स्कूल, ही सेड फाइनली, उन्होंने फाइनली मतलब अंतिम रूप से कहा कि द होल पर्पज ऑफ अ स्कूल, कि हमारे स्कूल का जो होल पर्पज, संपूर्ण उद्देश्य है कि टू एरेडिकेट जस्ट सच बिलीव्स एज दैट, कि इस प्रकार के जो बिलीफ है, जो विश्वास है, उनको एरेडिकेट करना, मतलब उनको नष्ट करना, उनको खत्म करना, उनको जड़ से खत्म करना, समूल उनको नष्ट करना ही हमारे स्कूल का होल पर्पज है, संपूर्ण उद्देश्य है, कि हम इस प्रकार के जो आप लोगों के जो विश्वास है उसको हम एरेडिकेट करें, उसको हम हटा दें, मिटा दें। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ, कि डेड मैन को फुटपाथ की आवश्यकता नहीं होती। द होल आइडिया इज जस्ट फैंटेस्टिक, ये जो पूरा विचार है वो फैंटेस्टिक है, मतलब एकदम अजीब सा है, विचित्र है। अवर ड्यूटी इज टू टीच योर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज, कि हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार के आइडियाज पे आपके बच्चों को हंसना सिखाएं, मतलब इसका मजाक उड़ाना सिखाएं। ये हमारा क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। वोट यू से मे बी ट्रू, रिप्लाइड द प्रीस्ट, प्रीस्ट ने रिप्लाई दिया कि वोट यू से, जो भी तुमने कहा, मे बी ट्रू, सच हो सकता है। बट वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ अवर फादर्स, लेकिन हम, हमारे जो फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उनके प्रैक्टिस को हम फॉलो करते हैं, उनकी परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, अनुसरण कर रहे हैं। इफ यू री ओपन द पाथ वी शैल हैव नथिंग टू क्वेल अबाउट, कि इफ यू री ओपन द पाथ, कि यदि इस रास्ते को, इस पाथ को आप री ओपन कर देते हैं, आप इसको खोल देते हैं, तो वी शैल हैव नथिंग टू क्वेल अबाउट, तो हमारे पास क्वेल करने के लिए, झगड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। वोट आई ऑलवेज से, ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट द हाक पैच एंड लेट द ईगल पैच, तो कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ लेट द हाक पैच, कि हाक को भी, गिद्ध को भी डाल पे बैठने दो, एंड लेट द ईगल पैच, और ईगल को भी डाल पे बैठने दो, मतलब गिद्ध को भी बैठने दो, और जो बाज पक्षी होता है उसको भी डाल पे बैठने दो। हर एक को अपना अपना अधिकार है जीवन जीने का, जैसा वो सोचता है उसको वैसे ही रहने दो। ही रोज टू गो, वो जाने के लिए खड़ा हो गया, तो वहां से वो खड़ा हो गया था, उसने धमकी दे दी थी एक तरीके में। तो अब वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी सेड द यंग हेडमास्टर, यंग हेडमास्टर ने कहा, युवा प्रधानाध्यापक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, अफसोस है, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी ए थ्रू फेयर, लेकिन जो स्कूल कंपाउंड है, स्कूल का जो परिसर है, वो कोई थ्रू फेयर नहीं है, कोई आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं हो सकता। इट इज अगेंस्ट अवर रेगुलेशन, ये हमारे रेगुलेशन के विरुद्ध है, हमारे नियमों के विरुद्ध है। आई वुड सजेस्ट यू कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ गोइंग अराउंड अवर प्रेमिसेज, कि आई वुड सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सुझाव दूंगा कि यू कंस्ट्रक्ट, आप कंस्ट्रक्ट करें, आप कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये वर्ड कंस्ट्रक्ट,
कि निर्माण करे अनदर पाथ, दूसरे रास्ते का, गोइंग अराउंड अवर प्रेमिसेस, कि हमारा जो प्रेमिसेस है, जो हमारा परिसर है, उसके चारों ओर, मतलब उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द होकर के एक दूसरे रास्ते का आप कंस्ट्रक्शन करें, उसका निर्माण करने का सुझाव मैं दूंगा। वी कैन इवन गेट और बॉयज टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, और इसको बनाने में हम हमारे जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उनको हम हेल्प के लिए दे सकते हैं, सहायता के लिए उनको लगा सकते हैं। आई डोंट सपोज द एंसेस्टर विल फाइंड द लिटिल डिटोर टू बर्डनसम, कि आई डोंट सपोज, कि मैं यह सपोज नहीं करता, ये नहीं मानता कि जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज है, विल फाइंड द लिटिल डिटोर्स टू बर्डनसम, कि इस चीज के अंदर जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो मतलब जो एंसेस्टर्स हैं, विल फाइंड, वो पाएंगे, द लिटिल डिटोर, डिटोर मतलब कोई परेशानी, रास्ता बदल जाने से कोई जो बर्डनसम है, परेशानी है, वो डिटोर मतलब रास्ता बदल जाना। तो आई डोंट सपोज, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो एंसेस्टर्स हैं वो इस थोड़ा सा रास्ता बदल जाने से अपने आप को बर्डनसम मतलब थोड़ा कष्ट पाएंगे। लिटिल डिटोर मतलब थोड़ा सा रास्ता बदल जाने पे, और टू बर्डनसम मतलब उनको कोई परेशानी होगी, ऐसा मैं सपोज नहीं करता। आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, कि मेरे पास कहने के लिए और शब्द नहीं है। सैड द ओल्ड प्रीस्ट ने कहा, पादरी ने कहा, ऑलरेडी आउटसाइड, जो कि पहले से ही बाहर चला गया था, उसने कहा कि अब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैंने समझा दिया जो समझाना था। 2 days later a young woman in the village died in childbirth, कि 2 दिन के बाद में वुमेन थी, युवा महिला थी, वो बच्चे को जन्म देते हुए, गांव के अंदर एक युवा महिला बच्चे को जन्म देते हुए डाइड यानी मर गई 2 दिन के बाद में। ए डिवाइनर वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड एंड ही प्रेस्क्राइब्ड हैवी सेक्रीफाइसेस टू पेसिफाई एंसेस्टर इंसल्टेड बाय द फेंस, कि डिवाइनर मतलब एक जो ज्योतिषी था, जो आध्यात्मिक कार्य करने वाला जो व्यक्ति था, वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड, कि तुरंत ही एक डिवाइनर से कंसल्ट किया गया, एक ज्योतिषी से सलाह ली गई, एंड ही प्रेस्क्राइब्ड, और उसने प्रेस्क्राइब किया मतलब उसने बताया, हैवी सेक्रीफाइसेज, भारी जो बलिदान है वो, टू पेसिफाई यानी शांत करने के लिए, एंसेस्टर्स पूर्वजों को, इंसल्टेड मतलब इंसल्ट होता है जो अपमानित करना, बाय द फेंस, कि फेंस के द्वारा, बाढ़ के द्वारा इंसल्ट किए गए पूर्वजों को शांत करने के लिए हैवी सेक्रीफाइसेस को उन्होंने बताया, भारी जो बलिदान है उसके बारे में उन्होंने बताया। उस पादरी ने, जो डिवाइनर था, ज्योतिषी था, उसने बताया। तो देखो एक जो मिस फॉर्चून है वो वहां पे हैपन हो गया था, और उनकी जो विचारधाराएं थी, उनके जो थॉट्स थे, जो अनिश्चित काल से जो चल रहे थे, जो थॉट्स थे, वो उनके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए इस चीज से। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग अमंग द रूइंस ऑफ हिज वर्क, तो ओबी है वो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अपने जो कार्य का जो रूइंस मतलब जो खंडर था, उन खंडरों के बीच में वो जागा। द ब्यूटीफुल hedges were torn up not just near the path but right around the school. The flowers trampled to death and one of the school building pulled down. देखो क्या रूइन हो गया था अपने कार्यों के खंडरों के बीच में। अगली सुबह वो भी जागा। जो सुंदर हेजेस थे, जो सुंदर जो मतलब बाढ़ थी, वो वर टोर्न अप, उनको फाड़ दिया गया, मतलब उनको बर्बाद कर दिया गया था। जस्ट नियर द पाथ बट राइट राउंड द स्कूल, कि अब नोट जस्ट नियर द पाथ, कि न केवल रास्ते के पास वाले, उस पाथ के पास वाले जो हेजेस थी उनको उखाड़ दिया गया, बल्कि स्कूल के चारों ओर जो थी, स्कूल के चारों ओर लगी हुई हेजेस को भी, जो झाड़ियां थी उनको भी उखाड़ दिया गया। तो जो सुंदर हेजेस थी रास्ते के चारों ओर, रास्ते के पास, न केवल रास्ते के पास वाली सुंदर झाड़ियों को, बल्कि स्कूल के चारों ओर की सुंदर झाड़ियों को भी टर्न अप कर दिया गया था, उनको उखाड़ दिया गया था। द फ्लावर्स ट्रेम्पल टू डेथ, और जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, उनको भी ट्रेम्पल मतलब कुचल दिया गया था। टू डेथ, डेथ मतलब एकदम संपूर्ण रूप से उनको नष्ट कर दिया गया था, पैरों से कुचल करके। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स पुल्ड डाउन, और जो स्कूल बिल्डिंग में से जो एक बिल्डिंग थी, मतलब स्कूल की इमारतों में से एक इमारत को गिरा दिया गया, पुल डाउन कर दिया गया। दैट डे द वाइट सुपरवाइजर केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द प्रेमिसेस, कि दैट डे, उस दिन, द वाइट सुपरवाइजर, जो वाइट सुपरवाइजर था, जो गोरा जो सुपरवाइजर था, जो निरीक्षक था, केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए आया, स्कूल का वो निरीक्षण करने के लिए आया। एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द प्रेमिसेस, और उस प्रेमिसेस की अवस्था पे, उस परिसर की स्थिति के ऊपर एक नेस्टी रिपोर्ट, एक खराब रिपोर्ट है, वो उसने लिखी। बट मोर सीरियसली, तो देखो, मोर सीरियसली अबाउट द ट्राइबल वार सिचुएशन, more seriously about the tribal war situation developing between the school and the village, arising in part from the misguided zeal of the new headmaster। तो देखो, खराब उसने उस
परिसर के अवस्था के बारे में तो खराब रिपोर्ट लिखी थी, बट मोर सीरियसली, लेकिन और भी अधिक गंभीर रूप के अंदर क्या लिखी थी उसने, ट्राइबल वॉर की सिचुएशन के बारे में, जनजातीय युद्ध की स्थिति के बारे में लिखी थी, डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, कि स्कूल और गांव के बीच में उत्पन्न हुई उस ट्राइबल वॉर की स्थिति के बारे में उसने लिखी। और ज्यादा गंभीर रिपोर्ट है वो उसके बारे में लिखी थी। स्कूल और गांव वालों के बीच में जो ट्राइबल वॉर की सिचुएशन आ गई थी, जनजातीय युद्ध की जो स्थिति आ गई थी, उसके बारे में उसने रिपोर्ट लिखी। अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर, जो कि कैसे हुई, जो कि नए हेडमास्टर की मिसगाइडेड जील की वजह से, मिसगाइडेड मतलब गलत रूप से गाइड किए गए या अनियंत्रित जो जील था, जो उत्साह था, नए हेडमास्टर के अनियंत्रित उत्साह के कारण उत्पन्न हुई थी। उस ट्राइबल सिचुएशन के बारे में उसने खराब रिपोर्ट है वो लिखी। मतलब यहाँ पे माइकल ओबी के बारे में एक गलत रिपोर्ट है वो वहां पे जाती है। तो इसके अंदर बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से एक प्राचीन विचारधारा और एक मॉडर्न थिंकिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोग अपने पुराने विचार है वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, वो उनको फॉलो कर रहे हैं अभी भी, और हम कितना भी चाहें उसके अंदर हम चेंज है वो नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है कि चेंज करने की कोशिश करें और लेने के देने पड़ जाए। तो आई होप आपको चैप्टर है वो समझ में आया है। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्कूल का क्या नाम था, जिस स्कूल के अंदर माइकल ओबी को अपॉइंट किया गया था, उस स्कूल का क्या नाम था, और माइकल ओबी की वाइफ का क्या नाम था। ये दो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आई होप आपको चैप्टर है वो समझ में आ गया। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।